everyone. I am Dr. Swati Garg, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट एट आईवी हॉस्पिटल मोहाली। आज हम बात करेंगे पार्किंसन डिजीज के बारे में। पार्किंसन डिजीज है क्या? पार्किंसन डिजीज इज अ न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज। इसका मतलब है ये एज के साथ जो डोपामिन सेल्स हमारे ब्रेन में होते हैं वो डिस्ट्रॉय होने शुरू हो जाते हैं विथ इंक्रीजिंग एज। ये कॉमन होता है 65 इयर्स और अबव। डोपामिन क्या है? डोपामिन एक केमिकल मैसेंजर होता है हमारे ब्रेन में विच हेल्प्स इन द स्मूथ कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। तो जैसे एज होनी शुरू हो जाती है, पार्किंसन डिजीज होना शुरू हो जाता है, डोपामिन सेल्स डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, उससे डोपामिन की कमी आ जाती है ब्रेन में, जिसकी वजह से जिसको ये पार्किंसन डिजीज होता है वो कोऑर्डिनेटेड स्मूथ मूवमेंट्स नहीं कर पाते और इसी को हम पार्किंसन डिजीज कहते हैं। पार्किंसन डिजीज के 4 मेजर लक्षण या सिम्टम्स होते हैं। वो क्या है? सबसे पहले है स्लोनेस या धीमापन, जिसको हम मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं ब्रेडिकाइनेसिया। इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी नॉर्मल जो काम नॉर्मल टाइम पे पहले करते थे उसको आप काफी टाइम समय लगाकर करते हैं। जैसे कि चलने में आप बहुत स्लो हो गए हो, कार में अगर आपको कार से बाहर निकलना है उसमें आप स्लो हो गए हो, खाना खाने में स्लो हो गए हो, कपड़े अगर आपको बदलना है उसमें आपको बहुत टाइम लगता है, बेड से उठने में आपको टाइम लगता है, डेली रूटीन एक्टिविटीज में जो आप नॉर्मल टाइम में करते थे उसको बहुत टाइम लगना शुरू हो चुका है। जब भी आपको लगे कि आप अपने लाइफ पार्टनर के कंपैरिजन में स्लो हो गए हो या जो आपके फ्रेंड्स हैं आप ही के एज ग्रुप में उनके कंपैरिजन में आप स्लो हो गए हो जो कि आप पहले नहीं थे, तो इसका मतलब ये है कि पार्किंसन डिजीज के लक्षण आप में आने शुरू हो चुके हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट जो सिम्टम होता है उसको हम बोलते हैं स्टिफनेस या रिजिडिटी, बॉडी का स्टिफ हो जाना या अकड़पन आ जाना बॉडी में। इसमें क्या होता है, बॉडी के किसी एक हिस्से में कड़ाहटपन आ सकती है, हाथ में, पाँव में बॉडी स्टिफ होने लग जाती है, बेड से उठने में, करवट लेने में मुश्किल हो जाती है, चलने में दिक्कत आ सकती है। तीसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है ट्रेमर्स या कंपन। कंपन आपके हाथ में आ सकती है, पाँव में आ सकती है, जॉ ट्रेमर्स होते हैं, हेड ट्रेमर्स होते हैं, नेक ट्रेमर्स होते हैं जो पार्किंसन डिजीज में आ सकते हैं। अब पार्किंसन डिजीज के जो ट्रेमर्स होते हैं उसको हम रेस्ट ट्रेमर्स बोलते हैं। रेस्ट ट्रेमर्स का मतलब है कि जब आप काम कर रहे हो तब आपको कोई ट्रेमर्स नहीं होंगे, लेकिन जब आप आराम से बैठे हो कोई काम नहीं कर रहे तब आपके हाथ में कंपन आ सकती है। अब जो ट्रेमर्स होते हैं पार्किंसन डिजीज के ये बायलैटरल कभी नहीं होंगे, मतलब राइट और लेफ्ट दोनों हाथ में एकदम नहीं शुरू होते, ये एक ही साइड पर होते हैं, या राइट में होंगे या लेफ्ट में होंगे। तो अगर कंपन आए, बहुत पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो हमें कहते हैं कि कंपन शुरू हो गई है, क्या हमें पार्किंसंस है? तो हर हाथ कांपना या हर कंपन या ट्रेमर्स इज नॉट पार्किंसन डिजीज। जो ट्रेमर्स होते हैं वो और भी डिजीजेस में पाए जाते हैं। उसके बाद फोर्थ इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है पोस्चरल इम्बैलेंस। पोस्चरल इम्बैलेंस की वजह से क्या होता है, आपको चलने में दिक्कत आ सकती है, बार-बार फ्रीक्वेंट फॉल्स हो सकती हैं या बैठे बैठे आप गिर सकते हो। इसको पोस्चरल इम्बैलेंस बोलते हैं, जो कि बहुत लेट स्टेजेस ऑफ पार्किंसन डिजीज में आता है। और कौन से सिम्टम्स होते हैं जिससे पता चलता है कि पेशेंट को पार्किंसन डिजीज हो सकता है? स्टूप पोस्चर, पेशेंट झुक के चलेगा, चलते चलते उसको लगेगा उसके पांव जमीन पे चिपक गए हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग ऑफ गait, या चलते चलते उसकी गति एकदम तेज हो जाएगी, या चलते चलते अगर उसको एकदम टर्न लेना है तो वो बहुत स्लोली टर्न लेंगे। और क्या दिक्कत हो सकती है पार्किंसन डिजीज के पेशेंट्स में? डिफिकल्टी इन स्वालिंग, मतलब निगलने में दिक्कत आना, लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट। जो घर में पहले चीजें बनती थी जो उसको लगता था जिनमें बहुत खुशबू आती है उसमें अच्छे से खुशबू ना आना, खाने में टेस्ट लूज कर देना, जिसको टेस्ट पहले बहुत टेस्टी लगता था खाना और आजकल वो कह रहे हो कि हमें तो कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा। मेमोरी लॉस हो सकता है, बिहेवियरल चेंजेस हो सकती हैं जैसे कि डिप्रेशन, एंड डिप्रेशन इज सीन इन 30% ऑफ द पेशेंट्स ऑफ पार्किंसन डिजीज। हेलुसिनेशंस का मतलब होता है कुछ ऐसी चीजें सुनाई देना या दिखना जो नॉर्मल नहीं है, जो ओरिजिनल होती नहीं है लेकिन पेशेंट्स को दिखती हैं। जैसे कि उनको लगेगा कि उनके बेड पे या चादर पे, बेडशीट पे इंसेक्ट्स क्रॉल कर रहे हैं, या उनको लगेगा कोई बाहर बैठा है, घर के बाहर बैठा है, या कुछ आवाजें सुनाई देंगी। इसको हम हेलुसिनेशंस बोलते हैं, जो कि बहुत लेट स्टेजेस पार्किंसन डिजीज में आता है। देन इज अ कॉन्स्टिपेशन, सोने में दिक्कत आना,
आवाज बदल जाना, धीमी आवाज हो जाना, बहुत स्लो हो जाना, मास्क लाइक फेसेस, इसका मतलब है एक्सप्रेशनलेस फेस, चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन ना आना, ये सारे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं पार्किंसन डिजीज के। तो अब हम बात करें अगर पार्किंसन डिजीज की स्टेजेस के बारे में, तो पार्किंसन डिजीज अर्ली स्टेजेस में डिवाइड होता है, लेट स्टेजेस में। अर्ली स्टेजेस में क्या होता है पार्किंसन डिजीज में कि जो सिम्टम्स होते हैं वो पार्किंसन डिजीज की एक ही साइड पे आते हैं और विद इन 6 months या 1 साल तक जो सिम्टम्स होंगे पार्किंसन डिजीज में वो दूसरी साइड भी जा सकते हैं। जब तक पेशेंट इंडिपेंडेंटली वॉक कर रहा है या चल रहा है उसको हम गुड स्टेज ऑफ पार्किंसन डिजीज बोलते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेज आती है पार्किंसन डिजीज में, उसमें क्या होता है डिस्काइनेसियास। डिस्काइनेसियास क्या होते हैं, जब हम मेडिसिन की डोज बढ़ती है उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उससे डिस्काइनेसियास होते हैं। डिस्काइनेसियास जो होते हैं वो एबनॉर्मल मूवमेंट होती है बॉडी की, इससे डांसिंग लाइक मूवमेंट बॉडी में, तो उसकी वजह से ये सेकंड स्टेज में जो पेशेंट जाते हैं। उसके बाद आ जाती है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या हो जाता है, जो बहुत एडवांस स्टेजेस हो जाती हैं, पेशेंट को हेलुसिनेशंस होना, कंफ्यूजनल स्टेट में आ जाना, मेमोरी लॉस हो जाना, ब्लैडर इन्वॉल्वमेंट हो जाना, तो ये सारी स्टेजेस होती हैं पार्किंसन डिजीज की। अब कुछ सिम्टम्स होते हैं नॉन मोटर सिम्टम्स बोलते हैं, जो बोलते हैं पार्किंसन की शुरुआत में 10 साल पहले ही आ जाते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन या कम नींद आना या नींद में बड़बड़ाना, ये सब शुरू करना, ये सब नॉन मोटर सिम्टम्स होते हैं। तो हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ पार्किंसन डिजीज। सबसे पहले इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ पार्किंसन डिजीज होती है इडियोपैथिक पार्किंसन डिजीज। इसका मतलब होता है कि हमें कॉज नहीं पता कि किन कारणों की वजह से पार्किंसन डिजीज हुई है। द सेकेंड मोस्ट कॉमन, उसके बाद आता है जेनेटिक। जेनेटिक जो होते हैं वो देखी जाती है यंग पार्किंसन पेशेंट में, पार्किंसन इन यंग्स। उसमें ये एज 50 से बिलो जो पेशेंट्स होते हैं उनमें होते हैं, 40 से नीचे जो होते हैं उनमें होते हैं। मोस्ट कॉमन जेनेटिक ही कॉजेज होती हैं यंग पार्किंसन डिजीज में। जेनेटिक टेस्ट हम इसलिए नहीं कराते मोस्ट ऑफ द पेशेंट में क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और जो ट्रीटमेंट मोडालिटी होती है वो चेंज नहीं होती। थर्ड नंबर पे आती हैं ड्रग्स। जो पेशेंट्स एंटीसाइकोटिक्स पे है उनमें पार्किंसन डिजीज के लक्षण आ सकते हैं, या जो उल्टी की दवाइयां खा रहे हैं वॉमिटिंग्स की, एंटीएमेटिक्स, उसकी वजह से भी आपको पार्किंसन डिजीज के लक्षण आ सकते हैं। या कुछ इन्फेक्शंस में, या अगर पेशेंट को पैरालिसिस का अटैक होके चुका है, स्ट्रोक होके चुका है, उन पेशेंट्स में भी पार्किंसन जैसे सिम्टम्स पाए जा सकते हैं। तो इसके बाद जाने के बाद पार्किंसन के स्टेजेस के बाद, कॉजेस के बाद क्या होता है, अब हम कंफर्म कैसे करेंगे कि ये पार्किंसन डिजीज है पेशेंट को? उसके लिए यू शुड विजिट योर न्यूरोफिजिशियन और अ न्यूरोलॉजिस्ट। पार्किंसन डिजीज इज प्योरली अ क्लिनिकल बेस्ड डायग्नोसिस। ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन हम डायग्नोस कर लेते हैं कि ये पार्किंसन डिजीज है। बाकी रूटीन टेस्ट में वी कैन गो फॉर ब्लड टेस्ट, वी कैन गो फॉर MRI ब्रेन, वी कैन गो फॉर डोपा स्कैन, बट पार्किंसन डिजीज इज अ प्योरली क्लिनिकल डायग्नोसिस। अब आप पूछेंगे कि जो सिम्टम्स होते हैं पार्किंसन डिजीज में, जो हमने अभी आपसे डिस्कस किए, ये सिर्फ पार्किंसन डिजीज में पाए जाते हैं या किसी और में भी? एक और टर्म होती है एटिपिकल पार्किंसनिज्म, मतलब वो टिपिकल पार्किंसन में नहीं फिट होती। वो सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? चलने में आपको दिक्कत आ जाए, बैठे बैठे गिर जाना, डिस्टोनिया, मायोक्लोनस, मेमोरी लॉस, ये एटिपिकल पार्किंसनिज्म में पाए जाते हैं। एटिपिकल पार्किंसंस होती है MS से, और प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पाल्सी, ये कुछ टर्म्स हैं एटिपिकल पार्किंसनिज्म्स की। प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पाल्सी में आपको आंखों में दिक्कत आ सकती है, बैठे बैठे गिर सकते हो, फ्रीक्वेंट फॉल्स हो सकती हैं, ये लक्षण होते हैं एटिपिकल पार्किंसनिज्म में। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पार्किंसन डिजीज के बारे में। तो अगर अब डायग्नोस हो गया है कि पेशेंट को पार्किंसन डिजीज है, तो हमें क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पार्किंसन डिजीज इज अ न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज। ये एज के साथ बढ़ना ही बढ़ना है, इसकी दवाइयां जो इंक्रीज होनी ही होनी है, और इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं है। पार्किंसन डिजीज में जो हम दवाइयां देते हैं वो 3 से 4 प्रकार की दवाइयां होती हैं। जो मोस्टली हम दवाई देते हैं उसको हम लीवाडोपा बोलते हैं, कार्बिडोपा के साथ। ये हमेशा खाली पेट लेनी चाहिए। अगर आप ये मेडिसिन खाना खाने के साथ लेते हैं तो 30% ऑफ एफिकेसी जो होती है वो मेडिसिन की कम हो जाती है। इसके रिजल्ट्स अच्छे तभी रहते हैं जब आप लीवोडोपा लेके 1 घंटा पहले कुछ ना खाएं और 1 घंटा दवाई लेने के बाद कुछ ना खाएं, तो इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहते हैं मेडिसिन के। उसके बाद अगर हम बात करें
कि मेडिसिन के बाद ये 5 साल तक मेडिसिन अगर हम ले कि चलती जा रही है मरीज को, लक्षण बढ़ते रहेंगे, मैंने आपको बताया सिम्टम्स जो हैं इसके इंक्रीज करते रहेंगे, उससे जो इसकी डोज है वो भी इंक्रीज करती रहेगी पार्किंसन डिजीज में। लेकिन जो हमें जानना जरूरी है कि साइड इफेक्ट्स बढ़ते रहेंगे, डिजीज बढ़ता जा रहा है, दवाई जितनी बढ़ाएंगे साइड इफेक्ट्स उतने बढ़ते रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट होता है डिस्काइनेसियास, जो कि एबनॉर्मल डांसिंग मूवमेंट्स होती हैं बॉडी की। तो अब हम डोज तो बढ़ा नहीं सकते मेडिसिन की ज्यादा, क्योंकि उससे डिस्काइनेसियस हो रहे, थोड़ी सी भी डोज देंगे उससे भी डिस्काइनेसियस होने शुरू हो जाएंगे। तो उसके लिए फर्दर ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या रहती है हमारे पास पार्किंसंस में? उसके बाद हमारे पास आ जाती है सर्जरी की ऑप्शन। तो सर्जरी में होती है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी। जैसे हमारे हार्ट के लिए पेस मेकर होता है जिसको हम हार्ट को स्टिमुलेट करते हैं, उसी के लिए उसी जैसे ही एक डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी होता है। ये पेस मेकर है हमारे ब्रेन के लिए, जो हमारे ब्रेन के सेल्स को स्टिमुलेट करता है। इसमें हम इलेक्ट्रोड्स डालते हैं ब्रेन में, जो कीप ऑन हमारे जो ब्रेन सेल्स को है स्टिमुलेट करता रहेगा। इसके लिए हमें डिफरेंट प्रोग्रामिंग होती है, जो उसके प्रोग्राम सेट करने पड़ते हैं। लेकिन विद एज, जैसी एज प्रोग्रेस करती है, रीप्रोग्रामिंग भी करनी पड़ती है। सो अगेन दिस इज ऑल्सो नॉट अ परमानेंट क्योर। सो इन अ नटशेल, अगर मैं पार्किंसन डिजीज के पेशेंट्स को बताना चाहूंगी कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस वो क्या कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज। जो यंग पेशेंट्स हैं जिनमें यंग ऑनसेट पार्किंसन बोलते हैं हम, वो पेशेंट्स अगर भाग सकते हैं तो 5 किलोमीटर सुबह भागे, 5 किलोमीटर शाम को भागे। फिजिकली फिट रहें, रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर स्ट्रेचिंग से आपकी स्टिफनेस नहीं बॉडी की रहेगी। और जो ओल्ड एज में है उनको भी रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। जो आप काम कर रहे हैं प्लीज वो करते रहिए, रेगुलर एक्सरसाइजेस करिए, फिट रहिए। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं पार्किंसन डिजीज, जब उनको डिटेक्ट हो जाता है तो वो कहते हैं कि नहीं अब एक्सरसाइज क्या करनी, ये दे फील वेरी सैड। बट मुझे यही कहना है कि रेगुलर एक्सरसाइज करने से, फिट रहने से बहुत इंप्रूवमेंट आ सकती है आपके डिजीज में। सेकेंड वन इज डाइट। दैट इज जो मेडिसिन आपको एम्प्टी स्टमक लेनी है वो आपको एम्प्टी स्टमक ही लेनी है। 1 घंटा पहले कुछ नहीं खाना, 1 घंटा बाद में नहीं खाना। अगर लीवोडोपा की आप मेडिसिन ले रहे हैं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। थर्ड वन इज रेगुलर मेडिसिन लेनी है आपको, जो डॉक्टर्स ने बताई हैं, जैसे प्रिस्क्राइब की हैं वो रेगुलर लेनी है। डॉक्टर को विजिट रेगुलरली करना है, अपने हिसाब से दवाई को फेर बदल नहीं करना है कि इस टाइम पे लेनी है उस टाइम पे। उसके बाद योगा, मेडिटेशन, ये पार्किंसन डिजीज में आपको बहुत हेल्प करेंगे। थैंक यू।